Hello friends, Jai Hind. This is Dilip. Geography Wala is in front of you with a new topic that is related to board exam of social science. And dear student, my topic is geography. So dear students, you know very well that there are 4 subjects in social science: history, geography, economics and political science. So already I have explained the full revision of history. Now it is the turn of geography today. तो आज मैं आप सभी लोगों को ज्योग्राफी का रिवीजन कराऊंगा जो क्लास 10th के सोशल साइंस में आता है। ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। आप जानते हो ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स सिलेबस है। नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, नंबर 4 एग्रीकल्चर, नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द लास्ट लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। These are the chapters on which I have to revise the questions and important topics of this part, which is geography. So dear students, मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट रिवीजन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका पूरा चैप्टर क्लियर आपको समझ में आ जाए। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल एंडोमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड मिनरल्स। कोई भी ऐसा नेचुरल वस्तु जो नेचुरल फॉर्म में मिलती है, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, वेजिटेशन पेड़ पौधे जीव जंतु हो, मिनरल्स हो, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि उसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है। दैट इज वाई दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमको रिसोर्सेज की डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग विच कैन फुलफिल आवर नीड्स एंड आर फिजिकली एंड आर इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, सांस्कृतिक रूप से वह स्वीकार्य है, आर्थिक रूप से हम उसका लोड ले सकते हैं, उसी को हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आप घर बैठे हमारी क्लासेस को अपनी मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं तो मोबाइल आप लोगों के लिए इस समय एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसी में से एक आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच हैव एबिलिटी टू रिन्यू देमसेल्व्स ओवर अ टाइम स्पैन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिनको हम दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर, पानी को हम दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं। वेजिटेशन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स है, इनको दोबारा तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए मोबाइल फोन जो आपका है, हमारे घर में बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पेन पेंसिल, ये सब इनको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। दैट इज व्हाई दे आर रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड। ऐसी वस्तुएं जिनको न तो दोबारा तैयार किया जा सकता है न दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, कोल को हम दोबारा तैयार नहीं कर सकते, इसलिए ये किसमें आते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा एक टर्म और है इसमें आता है, वह है रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? टेक्निक्स और स्किल्स ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इज टर्म्ड एज रिसोर्स प्लानिंग। एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसा स्किल जिससे कि हम रिसोर्सेज को बड़ी अच्छे तरीके से प्रॉपरली यूज कर सके और सब तक पहुंचा सके, उसी को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। इसके अलावा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो वाटर हो, लैंड हो, प्लांट्स हो, सॉइल हो या कोई भी ऐसा रिसोर्स हो, अगर हम उनका ओवर यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उनका सही तरह से
डिस्ट्रीब्यूशन करके सुचारू रूप से यूज करना ही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। डेफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना और एफोरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों को लगाना। और एलुवियल प्लेन, जिस एरिया में रिवर अपना फ्लड के माध्यम से जो मिट्टी फैला देती है उसी एरिया को एलुवियल प्लेन कहते हैं, क्योंकि फ्लड के साथ रिवर अपने साथ बहुत सारा एलुवियल सॉइल ला करके प्लेन एरिया में फैलाती है। उसी प्लेन्स को एलुवियल प्लेन कहते हैं। अरेबल लैंड क्या होता है? लैंड करेंटली प्लोड एंड कल्टिवेटेड विद क्रॉप्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कल्टिवेबल लैंड and includes both cultivated and temporary fallow land. They are arable land. After that, fallow land क्या होता है? Arable land lying uncultivated for one season or more season are called fallow land. कोई भी ऐसी लैंड एरिया जो वन सीजन या उससे ज्यादा सीजन के लिए उस पर खेती नहीं की गई है उसको हम कहते हैं फॉलो लैंड। फॉलो लैंड का मतलब परती भूमि, जिस पर हम एक सीजन दो सीजन खेती नहीं करते हैं। इसके अलावा आता है आपका बांगर, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसको बांगर कहते हैं, हाँ, जो कि फर्टाइल नहीं होती है। और खादर जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है जो रिवर्स द्वारा लाके फैलाई जाती है एलुवियल प्लेन के रूप में, उसको हम खादर कहते हैं, ये फर्टाइल होती है। रेगुल सॉइल जो ब्लैक सॉइल होती है उसको हम रेगुल सॉइल का नाम देते हैं। हाँ, लेटराइट सॉइल जो कि हार्ड क्रस्टेड लेयर होती है। इसके अलावा डेजर्ट सॉइल में ज्यादातर सैंड होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? व्हाट इज सॉइल इरोजन? रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। वो चाहे कोई भी जो हमारा अर्थ क्रस्ट का ऊपर का हिस्सा जिसको हम मिट्टी कहते हैं, वह मिट्टी अगर किसी नेचुरल या ह्यूमन प्रोसेस के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाए उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। नेट सोन एरिया क्या होता है? द लैंड दैट इज एक्चुअली पुट टू कल्टीवेशन। जितने लैंड एरिया पर खेती की जाती है उसी को हम नेट सोन एरिया कहते हैं। ग्रॉस सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया इंक्लूड्स नेट सोन एरिया एंड एरिया कल्टिवेटेड मोर देन वंस, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। रिसोर्सेज का मैंने डेफिनेशन देते हुए आपको बताया, एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। वो टेक्नोलॉजिकली हमारे पास उसे निकालने की क्षमता होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फेजिबल, आर्थिक रूप से हम उसको खर्च उसका उठा सके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारा समाज उसे एक्सेप्ट करे, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs for the future generation is called sustainable development। मतलब हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करें, अगर हम नेचर को बिना हार्म पहुंचाए डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, जैसे आपका मैं ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है उसको रिवाइज कराऊंगा इस चैप्टर से। जैसे एक क्वेश्चन है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात है। ये ब्लैक सॉइल यहाँ 3 जगह पाई जाती है। यहाँ पर कॉटन, टोबैको, ऑयल सीड्स और शुगर केन उगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम आंसर आपको दे सकते हैं, एफोरेस्टेशन शुड बी डन ऑन लार्ज स्केल, टेरेस फार्मिंग,
हम हिल स्लोप्स पे बना सकते हैं। बर्ड्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस स्लोप्स। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन लगा करके हम शेल्टर बेल्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में और भी बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड दे हैव लाइफ। जैसे एग्जांपल है हम सभी ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि रॉक्स हुआ, मेटल्स हुआ, चेयर हुआ, फैन हुआ, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर रॉक्स एंड मेटल्स, तो हमने अभी बताया अबायोटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको हम इस चैप्टर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट वाज द रूट काज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल, तो उन्होंने कहा था कि ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन, ये सब कारण है ताकि रिसोर्स डिप्लेट हो रहे हैं हमारे वर्ल्ड से। इसके अलावा वेस्टलैंड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो वेस्टलैंड में रॉक्स, एरिड रीजन और डेजर्ट एरियाज आते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जैसे नेम द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो इसमें टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड्स एंड ग्लेशियर्स है। इसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खादर एंड बांगर आर द टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ, तो हम खादर और बांगर को उनकी एज के आधार पर डिवाइड करते हैं। खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है और बांगर जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि विच सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। बच्चों जरूर ध्यान से देखिए, द सॉइल दैट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर इज सैंडी इन टेक्सचर, व्हाट इज द नेम ऑफ सच अ सॉइल, तो ऐसी सॉइल को हम एरिड सॉइल कहते हैं। Human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc lead to soil erosion, ये सब important वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कंटूर प्लोइंग मींस प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइंस, ये कंटूर लाइंस होती है, ये कंटूर लाइंस होती है, ठीक है, ये कंटूर लाइंस है। इसके अलावा आपका एक टॉपिक और है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। इसके अलावा आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वन वर्ड्स में आ सकता है, समटाइम्स द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल, दिस डीप चैनल इज नोन एज गली इरोजन। जब रनिंग वाटर अपने दोनों किनारों को क्लेई सॉइल में कट करके आगे बढ़ता है, उसी को हम गली इरोजन कहते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ शॉर्ट आंसर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे डिस्कस द प्रॉब्लम व्हिच हैव बीन काज्ड ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। फिर आपका एक क्वेश्चन जो है राइट 4 मेजर फीचर्स ऑफ रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992 का है। आप जानते हो कि 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट जो थे रियो डी जनेरियो ब्राजील में जो है वहां पर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, वहां पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर बात करी। इसके अलावा वहां पर असेंबल्ड लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर सिग्नेचर किया ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाया जा सके। और रियो कन्वेंशन जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल था उसमें एडॉप्ट किया गया एजेंडा 21 जो कि 21st सेंचुरी तक उसके गोल को अचीव करना था। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा।
इसके अलावा एक तरह का क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो इसमें करंट फॉलो एंड अदर देन करंट फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा वेस्टलैंड और कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, इनमें डिस्टिंग्विश पूछ सकता है। तीसरा है नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप जानते ही हो करंट फॉलो लैंड, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, और अदर देन करंट फॉलो लैंड क्या होता है, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द लास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। वेस्टलैंड, it includes rocky, arid and desert areas which are lying waste at the moment. इसके अलावा कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, अरेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। नेट सोन एरिया क्या होता है, द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। और ग्रास क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड ग्रास क्रॉप्ड एरिया। इसके अलावा व्हाट इज सॉइल, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस, गिव 2 पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंटेनियस सॉइल डेजर्ट सॉइल में डिफरेंस या कंपैरिजन पूछ सकता है। बांगर और खादर सॉइल में डिस्टिंग्विश पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बांगर एंड खादर सॉइल, तो बच्चों इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बांगर इज एन ओल्ड एलुवियल सॉइल जबकि खादर एक न्यू एलुवियल सॉइल है। बांगर में कंकड़ के नोडुल्स पाए जाते हैं जो कि कार्बोनेटेड कैल्शियम कार्बोनेट्स के पार्ट्स होते हैं। खादर में फाइनर और मोर सैंडी और फ्री फ्रॉम कांकर सॉइल्स नोड्यूल्स होते हैं, खादर में कांकर नहीं पाए जाते। बांगर बांगर इज नॉट रिन्यूड फ्रीक्वेंटली हेंस इट इज लेस फर्टाइल। बांगर हमेशा वो फ्रीक्वेंटली रिन्यू नहीं होता है इसलिए थोड़ा कम फर्टाइल होता है। खादर हमेशा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है इसलिए फर्टाइल होता है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा व्हाट इज देयर अ नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है जो कि कई बार आया है, जैसे व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव 2 रीजंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जरूर देखिएगा। फिर एक है हाउ इज क्लाइमेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, एक्सप्लेन 2 रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है हाउ इज लैंड अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन विद 4 फैक्ट्स, इसको देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल पूछ सकता है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस में जो एनालाइजिंग और क्वेश्चंस हॉट्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, इफ डू यू एग्री जस्टिफाई योर आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स में है उसमें से कुछ हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे व्हाट इज सॉइल इरोजन, एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो आप जानते हो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन में सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, ये 3 इरोजन है जो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप into 4 categories, mention the main feature of each of them। तो आप जानते हो ऑनरशिप के आधार पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में हम डिवाइड करते हैं। इन सब के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। लॉन्ग आंसर में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग। इन सब के अलावा इस चैप्टर में आपका व्हाट इज सॉइल इरोजन, मेंशन 2 मेन काजेज ऑफ इट, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इसके और हैं, एक है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, और दूसरा है एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस रिस्पांसिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया।
ये आपके इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर देखने हैं अगर एक बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी में 20 में से 20 मार्क्स गेन करना है। तो आप सभी लोगों को मैं इसीलिए टारगेट बेस्ड टॉपिक्स वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपका कोई टॉपिक न छूटे। इसके अलावा व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से मैथ बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है। मैथ बेस्ड क्वेश्चन जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जो मैथ बेस्ड क्वेश्चन है उसका पूरा वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। आप लोग इस चैप्टर का जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का मैथ बेस्ड क्वेश्चन आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हम उसको स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर है इसमें हमारे कुछ की टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजी है जिनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें है पहला रिजर्व फॉरेस्ट। व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट? दोज फॉरेस्ट विच आर परमानेंटली इन earmarked either for production of timber or other forest products are known as reserve forest। वेजिटेशन क्या होता है? पेड़ पौधे, इनको हम वेजिटेशन कहते हैं। हिमालयन वेजिटेशन, हिमालय पर पाए जाने वाले पौधों को हम हिमालयन वेजिटेशन कहते हैं। फ्लोरा क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन कंप्राइजिंग मेनली फॉरेस्ट आर नोन एज फ्लोरा। और फौना वाइल्ड लाइफ को कहते हैं, जैसे बर्ड्स हुआ, एनिमल्स हुआ, बीस्ट हुए, ये सब वाइल्ड फौना है। व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Wildlife sanctuaries are area where wild animals and birds are kept in their natural environment। Wildlife sanctuary एक ऐसा एरिया है जहां पर जंगली जानवरों, चिड़ियों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में सुरक्षित रखा जाता है। इकोलॉजी, द साइंस विच डील्स विद इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, unclassed forest are other forest and wastelands belonging to both government and private individuals and communities। Poaching, what is poaching? Poaching is an illegal activity of hunting the animals for their skin or horns for economic gain। अवैध रूप से जानवरों का शिकार करना उनके चमड़े के लिए या उनका दांत या उनके हॉर्न के लिए, इसी को हम पोचिंग कहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमा सकें। ये अवैध है, इलीगल है इंडिया में। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो हमारी अर्थ से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, उनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें से मैं आपको बता दूं, मैच द कॉलम पूछ सकता है और व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी पूछ सकता है। व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ? आप जानते हो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ नेचुरल हैबिटेट विद इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। यानी हमारे इस नेचुरल एनवायरनमेंट में जो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के स्पीसीज, एनिमल के स्पीसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज अपने नेचुरल हैबिटेट में, आवास में रहते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटीज कहते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हाउ डू द ह्यूमन एक्टिविटीज कैटलिस्ट द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब ह्यूमन जो है वो फ्लोरा और फौना के इस पृथ्वी पर समाप्त होने से के लिए क्यों जिम्मेवार है? तो ये आप सभी जानते हो, हम अवैध रूप से उनका इलीगल जो है शोषण करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में है राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। यानी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए क्या मेथड्स है हमें लिखने होंगे। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। IUCN का मतलब क्या होता है? IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेन्ड बाय द ऑनगोइंग
डोलोमाइट माइनिंग, वहां पर डोलोमाइट निकाला जाता है जमीन खोद कर। इसके अलावा द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था, तो ईयर है 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इज 39। रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड आर द 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट। ये अंग्रेजों के समय बनाए गए फॉरेस्ट थे। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हु वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में स्टार्ट किया था, जिसमें वो जाते थे और पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे ताकि उनको कोई काटे नहीं। इसके अलावा इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, ईयर था 1973। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट आर नॉर्मल स्पीसीज। Species whose population levels are considered to be normal for their survival such as cattle, साल, पाइन, rodents, ये हमारे नॉर्मल स्पीसीज हैं। What do you understand by endangered species? Endangered species जो एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़े हैं, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्रोकोडाइल, ब्लैक बक, वाइल्ड एस, इंडियन राइनो ये आते हैं। इसके अलावा व्हाट इज मीन्ड बाय वल्नरेबल स्पीसीज, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले कौन से जीवधारी प्रभावित होते हैं, उन्हीं को वल्नरेबल स्पीसीज कहते हैं। इसमें ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन ये वल्नरेबल स्पीसीज है, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा रेयर स्पीसीज क्या होता है, रेयर स्पीसीज जो बड़ी कम मात्रा में दुर्लभ होते हैं, जो बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर स्पीसीज होते हैं, जैसे एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये सब हमारे रेयर स्पीसीज हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व पर आपको एक छोटा सा नोट लिखना होगा। इन सब के अलावा इस चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट है टॉपिक जिन पर हमें एक्सप्लेन करना होगा, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। नेशनल पार्क क्या होता है, अ नेशनल पार्क इज अ रिलेटिवली लार्ज एरिया वेयर वन और सेवरल इकोसिस्टम एग्जिस्ट and where plant and animal species, geomorphological sites and habitats are of special educative interest. इसके अलावा है what is the difference between forest area and forest cover। तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो यूज किया जाता है जितने एरिया पर फॉरेस्ट फैला हुआ है, और फॉरेस्ट कवर जो है पूरे फॉरेस्ट कवर को, पूरा जहां फॉरेस्ट पृथ्वी पर है उसको पूरे को फॉरेस्ट कवर कहते हैं। हमारे देश में टोटल 31 मार्च 1998 तक नेशनल पार्क 84 थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 447 थे, जूलॉजिकल पार्क्स 35 थे, टाइगर रिजर्व 27 थे, राइनोसेरस प्रोजेक्ट 1 था। डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे जू और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा रिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना पूछ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटिंक्ट और एंडेमिक स्पीसीज पूछ सकता है, आप लोग जरूर देखिएगा इन क्वेश्चंस को। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। हाउ डज डिफोरेस्टेशन अफेक्ट इकोसिस्टम, गिव 2 एग्जांपल। इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर अंडर दिस कैटेगरी, ये भी पढ़ लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लॉन्ग में है जिसमें है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। आप जानते हैं 1973 में 1827 टाइगर्स एस्टिमेट किए गए थे। ऐसे ही बहुत सारे इनके बारे में है। नेशनल पार्क बनाए गए, टाइगर्स के लिए अलग अलग जू बनाए गए जहां वो नेचुरली हैबिटेट कर सके, तो ये जरूर लिखिएगा। राइट एन एसे ऑन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। आप जानते हो 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हमारे देश में, जिसमें 12,000 स्पीसीज बर्ड्स की, 2500 स्पीसीज फिश की पाई जाती हैं। ये सब आप इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा एक लास्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन है, हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू मैन, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसको हम कहते हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेज का मतलब होता है जो हमारा पिछला चैप्टर था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इससे रिलेटेड भी मैंने मैथ बेस्ड क्वेश्चन आपका डाल रखा है वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम लिख के मैथ डालेंगे दिलीप ज्योग्राफी वाला पर तो आ जाएगा। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर जो है, ये वाटर जो है वो एक तरह का रिसोर्स है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, हम सभी जानते हैं। तो हमें क्या कागज है कि वाटर स्कार्सिटी होती है, हाँ, वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या क्यों जरूरी है, इकोलॉजिकल क्राइसिस क्यों हो रही है, डैम्स क्या होते हैं, इसके अलावा एडवांटेज ऑफ डैम क्या है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ये लाइन बहुत याद रखिएगा, ये जरूर एग्जाम में वन लाइनर में पूछेगा, हु सेड दिस लाइन। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डिफरेंट वेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पूल, पूल्स, वेस्ट, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब मैंने बताया था। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन बताया था। इसके अलावा अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे रिवाइन। व्हाट आर रिवाइन? अ स्मॉल डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स लार्जर देन अ गली स्मॉलर देन अ कैनियन इज नोन एज रिवाइन। चेक डैम क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और एस्चुअरी इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन और यूज वाटर। गली क्या होता है? जब पानी बहता है तो दोनों किनारे खड़े हो जाते हैं, बीच में से लाइन बहती है जिसमें से पानी बहता है, उसी को गली कहते हैं। रिवर बेसिन, किसी रिवर के आसपास का एरिया रिवर बेसिन कहलाता है। पेरिनियल कैनल्स, ऐसे कैनल्स जिसमें साल भर पानी रहता है, पेरिनियल कैनल्स कहलाते हैं। वाटर स्कार्सिटी, शॉर्टेज ऑफ वाटर को हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। सरफेस वाटर, जब बारिश होती है तो पृथ्वी पर जो बूंदें गिरती हैं वो सरफेस वाटर कहलाती हैं। इसके अलावा फ्रोजन आइस जो है हमारे आइस कैप्स और स्नोफील्ड्स के रूप में हिमालयन माउंटेन्स पर या दुनिया के अलग अलग देशों में। वाटरफॉल, अ वाटरफॉल इज अ प्लेस वेयर वाटर फ्लोज ओवर द एज ऑफ अ स्टीप हाई क्लिफ्स इन हिल्स और माउंटेन्स एंड फॉल्स इनटू अ पूल बिलो। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को कंजर्व करना ही वाटर हार्वेस्टिंग है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको बताना है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो कैसे वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसके अलावा आपको ये बताना होगा व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन काजेस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। तो खादिन्स और जोहार आपको पढ़ाया गया है, आप देख लीजिएगा। इन सब के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर गुजरात में बना है, टेहरी डैम भागीरथी रिवर पर उत्तराखंड में बना है। हाँ, इसके अलावा आप सभी जानते हो, अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी देखें पर पर्सन पर एनम, तो इंडिया का रैंक 133 है पूरी दुनिया के 200 कंट्रीज में से, तो काफी पीछे हैं हम सभी लोग। इसके अलावा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो सतलज और बीस रिवर पर बना है उसका नाम है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इसके अलावा विच 2 स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, उसमें कर्नाटका आंध्र प्रदेश है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पालर पानी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालर पानी का मतलब होता है रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है उसी को पालर पानी कहते हैं। इन सब के अलावा जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें नीड ऑफ आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स, मेंशन एनी 4 रीजन। उसमें सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स, इंश्योर फूड स्कैर्सिटी, to prevent degradation of our natural ecosystem, to save the future generation from water crisis। ये important question है।
व्हाई इज अंडरग्राउंड वाटर अ हाईली ओवरयूज्ड रिसोर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टेट 4 मेजर यूज ऑफ वाटर, वाटर का 4 मेजर यूज क्या है आपको लिखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा है स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इन सब के अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो है आपका व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व वाटर रिसोर्स इन इंडिया, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको। एक है, अगला है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है इसे आपको बताना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको मैंने बताया था कैसे छत पर पाइप लगा करके घर में एक बड़ा सा टंका बना लिया जाता है, उसी टंके में पानी बारिश का कंजर्व किया जाता है। बारिश के पहले पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता है, उसके बाद जब बारिश होती है तो उस पानी को इकट्ठा करके जिस सीजन में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होती है उस सीजन में उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, व्हाई। तो इसमें टॉपिक है आंसर में जनरेशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, इरिगेशन का काम करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए व्यापार का भी काम करते हैं। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है वो व्हाट इज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, स्टेट एनी 2 पर्पज विच आर फुल्ड बाय अ रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसको देख लीजिएगा। फिर है मेंशन एनी 2 मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, इसके अलावा डिस्टिंग्विश पूछ सकता है सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। तो जो सरफेस वाटर है वो रिवर, लेक, कैनल के रूप में है और अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल, वेल यानी कुआं के रूप में है। सरफेस वाटर को कैन बी ऑकर्ड एनीवेयर, कहीं भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है वो केवल सॉफ्ट और डीप सॉइल में मिलता है। इंडिया हैज 167 मिलीमीटर सरफेस वाटर, जबकि 40 मिलीमीटर के आसपास जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के एरिया है। अब हम आपको बता दें डिस्टिंग्विश बिटवीन हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स पूछ सकता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर है वाटर इज अवेलेबल इन एबंडेंस इन इंडिया इवन देन स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज एक्सपीरियंस्ड इन मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन विद 4 एग्जांपल्स। भारत में पानी की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन भारत के कुछ रिमोट एरियाज में पानी की किल्लत हो जाती है, ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब के अलावा आपका एक क्वेश्चन होगा फ्रॉम योर मेक अ लिस्ट ऑफ इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट्स, ये आप बना लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स खेती करना होता है। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज फार्मिंग। कंटूर प्लोइंग क्या होता है? मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है कंटूर प्लोइंग का। टीलिंग और प्लोइंग हिल साइड और स्लोपिंग लैंड्स along the contour lines mainly with a view of to conserve soil and water is known as contour plowing। ये हिल्स है, इस हिल के चारों ओर ऐसे जो जुताई होती है उसी को कंटूर प्लोइंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा टॉपिक है डेयरी फार्मिंग, a kind of agriculture in which major emphasis is given on breeding and rearing cattle for milk is known as dairy farming। मतलब दूध उत्पादन करने के लिए जानवरों को पालना ही डेयरी फार्मिंग है। एनिमल हस्बेंड्री, द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड डेयरी। डेयरी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए जानवरों को पालना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। वेट फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ओनली ऑन रेन्स। मछली पालन वेट फार्मिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। नेट सोन एरिया, ये मैं बता चुका हूं। ग्रॉस सोन एरिया बता चुका हूं। रोटेशन क्रॉप्स, मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को बोना ही रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है।
जायद क्रॉप्स क्या होती है, रबी, खरीफ, जायद, ये 3 फसल होती है। रबी जो है, रबी क्रॉप्स क्या होती है, रबी क्रॉप्स हमारा जो गेहूं होता है वो रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में बोई जाती है और हार्वेस्ट की जाती है समर सीजन में। खरीफ क्रॉप्स को जब मॉनसून आता है तब बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। जायद क्रॉप्स रबी और खरीफ क्रॉप के सीजन के बीच का, अप्रैल से मई तक जायद क्रॉप्स का सीजन होता है। इसके अलावा आपको बता दें चकबंदी क्या होता है, ब्रिंगिंग ऑफ वेरियस फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स ऑफ लैंड इनटू बिगर वन एट वन प्लेस इज कॉल्ड चकबंदी। छोटे छोटे लैंड एरिया किसी के नाम है, उन सभी लैंड एरिया को जोड़कर एक बड़ा लैंड एरिया बना देना ही चकबंदी कहलाता है। सरकार करती है, राजस्व के लेखपाल करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स हो ही गया आपका। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, सपोर्ट प्राइसेज आर द मिनिमम एंड रीजनेबल प्राइसेज व्हिच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, वेजिटेबल्स की खेती और फ्रूट्स की खेती को ही हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर क्या कहते हैं, सिल्क वार्म से सिल्क फाइबर निकालना ही सेरीकल्चर कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ग्राम यानी चना एक रबी क्रॉप है। लेगुमिनस क्रॉप क्या होता है, दाल, दालों को, पल्सेस को हम लेगुमिनस क्रॉप्स कहते हैं। मिलेट्स यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनको मिलेट्स कहते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, जैसे नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे टी और कॉफी। नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। तो राइस इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। ये प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया और डेल्टेइक रीजन्स में उगाया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर और डिस्क्राइब द क्लाइमेट सुटेबिलिटी फॉर राइस कल्टीवेशन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्वार ज्यादा पैदा होता है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा क्रॉप है जो फूड और फॉडर यानी चारे के रूप में और भोजन के रूप में दोनों में यूज होता है, वो है मेज यानी मक्का। इसके अलावा केरला जो है वो रबड़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन शुगर केन प्रोडक्शन। तो शुगर केन के प्रोडक्शन में ब्राजील पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पे, सेकंड पे इंडिया है। कॉफी हमारे देश में सबसे अच्छी क्वालिटी की कर्नाटक के बाबा बुडन हिल्स पर अरेबिका किस्म की क्वालिटी की जो कॉफी है उगाई जाती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स या डेकोरेटिव प्लांट्स उगाने को ही हॉर्टिकल्चर कहते हैं हम लोग। सिल्क वार्म से जो सिल्क फाइबर निकाला जाता है वो सेरीकल्चर के माध्यम से होता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे ने शुरू किया था। इन सब के अलावा इस चैप्टर में हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम 3 क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, राइट देयर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम एंड वन मेजर क्रॉप ऑफ ईच सीजन। तो रबी क्रॉप विंटर क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्हीट, बार्ले इत्यादि उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप्स में रेनी सीजन में जो कि आपका इंपॉर्टेंट राइस, मेज और मिलेट्स है। जायद सीजन जो शॉर्ट सीजन समर सीजन में आता है उसमें ककुम्बर, फॉडर क्रॉप्स और वाटरमेलन वगैरह उगाया जाता है। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फाइबर क्रॉप इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इट्स ग्रोथ एंड वाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे फाइबर है जिनको गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो हमने जूट को बताया था, इसके बारे में लिखना होगा। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था ये आ सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के से 6 चेंजेस क्या है एग्रीकल्चर में, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सब के अलावा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग,
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या नोमैडिक कल्टीवेशन भी कहा जाता है, उसका दुनिया के अलग अलग देशों में, भारत के अलग अलग राज्यों में किस नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बुलाया जाता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। इन सब के अलावा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ सकता है राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और नेम एनी 4 ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया, व्हाट इज देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट और सिसमम प्रमुख है। इसके अलावा जो प्रमुख क्वेश्चंस है डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा, डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स में, टी कल्टीवेशन और कॉफी कल्टीवेशन में डिफरेंस करने को आ सकता है। इन सब के अलावा आपका डिफरेंस करने के लिए ड्राई लैंड फार्मिंग, वेट लैंड फार्मिंग में आ सकता है। इन सब के अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे टिक कर रखे हैं अपनी बुक में, जो आने चाहिए, वो है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन एनी 5 एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसको जरूर पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब के अलावा आप सभी लोगों से एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा वो ये है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दुनिया के अलग अलग देशों में किस नेम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बुलाया जाता है, इंडियन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से बुलाया जाता है, मस्ट है, आपको पढ़ना, जरूर पढ़िएगा। अब हमारा चैप्टर नंबर 5 आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। एग्रीकल्चर से भी मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे चैनल दिलीप ज्योग्राफी वाला पर जाकर उसे सर्च करके देख सकते हैं। इन सब के अलावा चैप्टर नंबर 5 हमारा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जानते ही हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आता है। मेटालिक मिनरल्स में जिसमें मिनरल्स, मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे वो भी 2 तरह का होता है, फेरस जिसमें आयरन पाया जाता है, दूसरा होता है नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट। और फिर होता है प्रीसियस मिनरल जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आता है। नॉन मेटालिक मिनरल में मार्बल, माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर वगैरह आता है। इसके अलावा मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया, इसमें उड़ीसा, झारखंड बेल्ट है, दुर्ग, बस्तरपुर, चंद्रपुर बेल्ट है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर बेल्ट है। मेन थ्रेट टू माइनर्स, कोलैप्स ऑफ माइन रूफ। माइनर्स के लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि जिस माइंस को खोदते हैं उसी वो कोलैप्स कर जाती है, वो मर जाते हैं दब के, उसमें बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ कोल्स, हमारे देश में 4 तरह के कोल्स निकाले जाते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है उसमें उसको हम एंथ्रेसाइट कहते हैं, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का जो कोल हो यानी कोयला होता है उसको पीट कहते हैं। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 कोल की क्वालिटीज है। इन सब के अलावा टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आता है। वेज टू कंजर्व आवर एनर्जी रिसोर्सेज है। इन सब के अलावा वाटर, मिनरल ओर, a naturally occurring substance which contains some minerals or minerals in sufficient concentration to justify commercial exploitation is known as mineral ore। मतलब कोई भी ऐसा मेटल या मिनरल जो जमीन के भीतर अपने नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है उसको हम मिनरल्स ओर कहते हैं। जैसे आयरन ओर, वो आयरन ओर अपने नेचुरल फॉर्म में जब होगा तो उसको आयरन ओर कहेंगे। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानी जाती है। एटम्स को स्प्लिट करके हम इसको जनरेट करते हैं। माइनिंग, माइनिंग मतलब जमीन के भीतर गड्ढा खोद के जो मिनरल्स और मेटल्स होते हैं उनको बाहर निकालना ही माइनिंग कहलाती है। इसके अलावा ऑफशोर ड्रिलिंग, किसी समुद्र के किनारे जो खुदाई की जाती है उसको ऑफशोर ड्रिलिंग कहते हैं।
नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेड आफ्टर सम ईयर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो यूज के कुछ साल बाद खत्म हो जाएंगे या कुछ साल बाद हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, उनको उनको नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे आयरन ओर, कोल और दूसरे मिनरल्स हुए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने बता ही दिया है। हाइडल पावर, बड़े बड़े नदियों पर डैम बनाकर उसके पानी को रोककर ऊपर से गिराकर टरबाइन चला के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसी को हाइडल एनर्जी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो फ्यूल्स डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल है। थर्मल पावर ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जलाकर जो पावर जनरेट की जाती है उसको थर्मल पावर कहते हैं। न्यूक्लियर पावर मैंने बता दिया। इसके अलावा हमने आपको सीएनजी बताया, फुल फॉर्म सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कि व्हीकल्स चलाए जाते हैं। ओर्स मैंने बता दिया आप लोगों को। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट में आपका आएगा व्हाट इज मिनरल, तो मैंने बताया कि मिनरल इज अ होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ दैट हैज अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। इन सब के अलावा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में है, वो है नेम द इंडस्ट्री विच यूज लाइमस्टोन एज इट्स बेसिक रॉ मटेरियल। तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन यानी चूना एक बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। विच इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन ओर, तो मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट वैरायटी का आयरन ओर होता है। इसके अलावा कुद्रेमुख माइंस में क्या निकाला जाता है, तो आयरन ओर। व्हाट आर द प्लेसर डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन्ड, तो मैंने बताया न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इन सब के अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, व्हाट इज एन ओर, नेम एनी टू ओर्स। इन सब के अलावा व्हाई इज नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड एन इको फ्रेंडली फ्यूल, तो इट एमिट्स लो कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द लो ग्रेड ब्राउन कोल, तो ब्राउन कोल लो ग्रेड का लिग्नाइट है, मैंने बताया था। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट में आएंगे, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कमेंट, या what is the difference between minerals and rock, write 4 factors which affect mining activity, write 4 use of natural gas, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस। इसके अलावा why is conservation of minerals necessary, give 4 reasons, what is biogas, in which parts of India are the biogas plants set up and why। इसके अलावा what is the utility of manganese, describe its distribution। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है मेंशन एनी 4 यूज ऑफ मैग्नीज ओर, और व्हाई इज कोल ऑफन कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, गिव 2 रीजंस। कोल को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, 2 रीजन बताना होगा, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकता है थर्मल पावर, हाइडल पावर, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी जो है हाउस होल्ड यूज के लिए यूज किया जाता है, और सीएनजी व्हीकल्स चलाने के लिए यूज में आती है। एलपीजी जो है पेट्रोल से प्रिपेयर की जाती है, और सीएनजी जो है वो बिना पेट्रोल के यूज प्रिपेयर की जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है आपका नेम एनी 4 न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया, तो ये आप लोगों को मैथ बेस्ड क्वेश्चन में मैंने पढ़ा रखा है। इसके अलावा व्हाट इज गोबर गैस और बायोगैस, तो गोबर गैस प्लांट क्या है
और बायोगैस क्या है इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे गोबर गैस इज एन एनर्जी गैस विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फार्म वेस्ट, श्रब्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट। व्हाट इज सोलर एनर्जी, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी हमने बताया सन से जो एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स, फेरस और नॉन फेरस मैंने बता रखा है। फिर है न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, गिव आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इन सब के अलावा आपका लॉन्ग में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, नेम एनी टू प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव बीन सेट अप टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी, या राइट 5 मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स ऑकर। तो वेन्स एंड लोड्स में पाए जाते हैं, मैंने बताया था। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स एंड देयर सब टाइप्स पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स पूछ सकता है। इन सब के अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स पूछ सकता है। इन सब के अलावा आपका इस चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से पूछे जाएंगे। आप सभी लोग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स बाय दिलीप ज्योग्राफी वाला मैप बेस्ड क्वेश्चन सर्च करेंगे तो मेरे YouTube चैनल पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मैप मिल जाएंगे। आई होप कि आपको रिवीजन अच्छे से हो रहा है, काफी थक भी गया हूं मैं पढ़ाते पढ़ाते। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आने वाला इंडस्ट्रीज है। इसमें केवल चीजों को रॉ मटेरियल को यूज करके एक नए वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आके कई टॉपिक्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट्स टू कन्वर्ट अ प्राइमरी प्रोडक्ट इनटू सेकेंडरी वन एंड मेक इट मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल एडेड और प्रोडक्ट। मैंने बताया कि किसी रॉ मटेरियल का यूज करके उसको और अधिक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर देना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। जैसे हम मैंगो जो कि प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, उस मैंगो से हमने कोई ड्रिंक तैयार कर दिया, जैसे कि आपका स्लाइस हुआ, फ्रूटी हुआ, ये बना दिया तो वो अधिक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो गया, उसको हम ज्यादा लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कहलाया। बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्री जिस पर बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंड होती हैं उसको बेसिक या की इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आपका आयरन इंडस्ट्रीज को हम बेसिक इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सामान बनने पर तुरंत डायरेक्ट कंज्यूमर को कंजप्शन के लिए चला जाता है, उसको हम कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मतलब विदेशों से जो व्यापार होता है और जिस करेंसी में होता है उसी को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स एन इंडस्ट्री इन विच आर्टिजन्स वर्क ऑन वुड, टस्क, केन, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर एंड स्टोन इन द हाउस इटसेल्फ। घरों में ही लोग जो है वुड, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन इत्यादि के जो इंडस्ट्री छोटे छोटे लगाते हैं उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। हैंडलूम इंडस्ट्रीज, जो खादी के कपड़े बुने जाते हैं हमारे वेवर्स के द्वारा, बुनकरों के द्वारा, वो हैंडलूम इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारा आता है आपका इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है कि मार्केट में स्टील पब्लिक सेक्टर प्लांट्स कौन है। स्टील के प्रोडक्शन का पब्लिक सेक्टर प्लांट सेल है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन सब के अलावा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता ही दिया। नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए 3 चीजें जरूरत है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर और क्लाइमेट। इसके अलावा व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्री बता दिया मैंने।
फिर है हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। भाई आप जानते हो इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन भी फैलाती है। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है। हाँ, फिर है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसका मैप मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अ सेंटर दैट प्रोवाइड अ सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू द सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स इज नोन एज द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। इन सब के अलावा बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सेक्टर। स्टील आयरन और स्टील प्लांट झारखंड के दो हैं, बोकारो और जमशेदपुर। इन सब के अलावा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसमें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके अलावा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी, डिफरेंशिएशन बिटवीन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पूछ सकता है। इसके अलावा व्हाट इज अ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक में राइट डाउन द नेम्स ऑफ द स्टेट विच हैव कंसंट्रेशन ऑफ वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेयर आर पेपर फैक्ट्रीज फाउंड इन इंडिया एंड व्हाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा डिस्कस मेथड्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन काज्ड बाय इंडस्ट्रीज, why is iron ore called the backbone of modern civilization, give 2 example, ये important short answer है। differentiate between agro based industries और mineral based industry, बड़ा ही important है दोनों के बीच में differentiate करना। इन सब के अलावा आपके important question में give reasons why the iron and steel industry in India is concentrated around the छोटा नागपुर plateau region, ये भी काफी important है। इन सब के अलावा why are jute mills concentrated along the Hooghly river, explain giving any 6 reason, ये भी important है। फिर है describe 4 physical factors that affect the location of an industry। इसके अलावा important में describe the negative aspects of strategy of India's industrial development और briefly describe any 4 measures of controlling industrial pollution और means what are the challenges before the jute industry today in India, ये भी important question है। इन सब के अलावा important question में have you read about the काली गंगा controversy, ये क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। where would be economically valuable to set up the cement manufacturing units। इन सब के अलावा why did महात्मा गांधी lay emphasis on speaking yarn and wearing khadi, important है। why is the per capita consumption of steel so low in India, important question है, जरूर डिस्कस करिएगा इन क्वेश्चंस को। इन सब के अलावा हमारा जो लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए, इसको जरूर देखिएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन में मेजर एयरपोर्ट और मेजर सी पोर्ट मैंने पढ़ा रखा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। इस चैप्टर में आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ाना है। तो 3 तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड वाटर एयर। लैंड में रोडवेज, पाइपलाइंस और रेलवेज, ये 3 लैंड के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड और ओवरसीज। एयर ट्रांसपोर्ट में डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पब्लिक अंडरटेकिंग सरकारी व्यवस्था, एक प्राइवेट अंडरटेकिंग। इन सब के अलावा टाइप्स ऑफ रोडवेज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेशनल हाईवे जिसको कि CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। स्टेट हाईवे को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD मेंटेन करता है।
बॉर्डर रोड्स को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO मेंटेन करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को जिला परिषद मेंटेन करता है। रूरल रोड को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मेंटेन करता है। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में अपर असम टू कानपुर, सलाया टू जालंधर और हजीरा इन गुजरात टू उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक। इन सब के अलावा नेशनल वाटरवेज इंडिया में, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि गंगा रिवर पर आपके इलाहाबाद से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर सदिया से धुबरी तक, और नेशनल वाटरवेज नंबर 3 वो वेस्ट कोस्ट कैनल केरला तक है। मेजर सी पोर्ट में कांडला, हल्दिया जो कि सब्सिडरी पोर्ट है, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम जो कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, कोच्चि, तुतीकोरन जो कि नेचुरल हार्बर है, कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मेल्स है। फर्स्ट क्लास मेल में कार्ड्स और एनवलप आते हैं। सेकंड क्लास मेल में बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स यानी कि आपके मैगजीन्स आते हैं। मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन, बुक और फिल्म्स हैं। ट्रेड मतलब व्यवसाय होता है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब विदेशों के साथ व्यवसाय। इंटरनल ट्रेड देश के भीतर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो व्यवसाय होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? दोनों देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होता है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। हार्बर मतलब सी पोर्ट को कहते हैं। इसके अलावा आपका जो टॉपिक है उसमें आयरन, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स, जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट है राइट अ नोट टू चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री इज इंडियन रेलवे, द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटरवेज। इसके अलावा व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट exceeds the value of import, it is called favorable balance of trade। इन सब के अलावा name any 4 ports of east coast of India, तो ईस्ट में पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई सी पोर्ट है। इन सब के अलावा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में राइट 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन रेलवे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन रेलवे। Many passengers travel without tickets, damaging of railway property by miscreants. People stop the trains and pull chains unnecessarily, that cause heavy damage to the railways and also cause delays. Thefts and damaging of railway property has not yet stopped completely. फिर क्वेश्चन है राइट 3 मेरिट्स ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज के 3 मेरिट्स लिखने होंगे। इसके अलावा राइट अबाउट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स आप पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, ये मैंने पहले ही बताया है। राइट 3 मेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर पवन हंस सर्विसेज। राइट 2 पर्पस फॉर विच दीज सर्विसेज आर यूज्ड। फिर है राइट 3 फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आया है, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ its economic prosperity, justify the statement with suitable points। इसके अलावा है distinguish between first class mail and second class mail। सुपर हाईवेज क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। नेम द 4 नेशनल वाटरवेज, इनको ध्यान दीजिएगा। नेशनल हाईवे के सैलिएंट फीचर्स बताने को आ सकता है। इन सब के अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें आपका नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज में डिफरेंस पूछ सकता है। इन सब के अलावा पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस पूछ सकता है। रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से मैंने आप सभी लोगों को मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी बताया, जिसमें मेजर सी पोर्ट और मेजर एयरपोर्ट है, जो कि दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल पर
मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सोशल साइंस का। मेरे बताए गए जो टिप्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप सेम पैटर्न पर, जो कि एक वीडियो में मैंने बना रखा है कि सोशल साइंस में कैसे कॉपी लिखनी है, जरूर देखिए। मेरे चैनल दिलीप ज्योग्राफी वाला को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं आपके लिए और भी वीडियो ऐसे ही लगातार बनाता रहूंगा। इसी वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।